सारे लोग उसे पकड़कर समझाने लगते हैं कि उसे जाने दो, अब उसे मत रोको। वह माहौल इतना गम भरा था कि कुछ भी समझ पाना मुश्किल था। कुछ दिन बाद शगुन अपने कमरे में कुसुम की प्यारी सी बच्ची को गोद में लेकर दूध पिला रही कि तभी अचानक मंगला देवी उसे किसी काम के लिए बुलाती हैं। कुसुम उस बच्ची को वहीं बिस्तर पर लिटाकर मंगला देवी के पास जाती है। मंगला देवी उसे अपने लिए एक कप चाय बनाने के लिए कहती है। मंगला देवी के लिए चाय बनाने के लिए शगुन रसोई में जाती है। वहीं दूसरी तरफ इसे उस बच्ची का ख्याल भी था कि वो क्या कर रही होगी। मंगला देवी को चाय देकर शगुन सीधा अपने कमरे में उस बच्ची को देखने आती है, पर वह यह देखकर घबरा जाती है कि वो बच्ची अपनी जगह पर नहीं होती है। शगुन पूरा कमरा तलाश करती है, तब भी उसे कुछ नहीं मिलता है। वो पूरी तरह घबरा जाती है और रोते रोते वीर सिंह के पास जाती है। वीर सिंह के पास पहुंचकर शगुन उसे बताती है कि जब वह अपने कमरे में कुसुम की बेटी को दूध पिला रही थी, तभी मंगला देवी ने उसे चाय बनाने के लिए आवाज दी थी। लेकिन जब वह मंगला देवी को चाय देकर आई तो वह बच्ची उस कमरे में नहीं थी। शगुन ने उस बच्ची को पागलों की तरह सब जगह ढूंढा, लेकिन उसे वो बच्ची कहीं भी नहीं मिली। यह बात सुनकर वीर सिंह बहुत हैरान हो जाता है और वह भी शगुन के साथ मिलकर सब जगह उस बच्ची को ढूंढने लगता है। शगुन और वीर सिंह दोनों ही बेहद परेशान थे। उन्हें वह बच्ची कहीं नहीं मिल रही थी। हालांकि उन्होंने सब जगह बच्ची को तलाशा, लेकिन बच्ची नहीं मिली। तभी अचानक वीर सिंह को बेहद गुस्सा आता है और वह अपनी माँ मंगला देवी से कहता है, माँ अगर इन सब में तुम्हारा हाथ है ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। मंगला देवी वीर सिंह से कहती है, कौन ध्यान रख रहा था उसका? शगुन, अब इसे अपना होश नहीं है, इसे तो खुद का ही होश नहीं है, ये उस लड़की का क्या ध्यान रखती। शगुन रोते रोते मंगला देवी के पैरों के पास जाकर बैठ जाती है और उससे कहती है, माँ जी मुझे कृपया करके बता दीजिए कि वो बच्ची कहाँ है। हम पर दया करो माँ जी, बता दो, मुझ पर दया करो, बताओ माँ जी कहाँ है वो। तभी वीर सिंह अपनी हवेली के सभी नौकरों को फौरन बुलाता है और सभी से पूछता है कि किसी ने भी उस बच्ची को देखा है या नहीं। अगर किसी ने भी झूठ बोला तो वो उस हवेली में नहीं रहने देगा, बल्कि वो उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इनमें से एक नौकर बेहद घबरा जाता है, जिसकी घबराहट देखकर वीर सिंह समझ जाता है कि जरूर इसने ही कुछ किया है। वीर सिंह उसे पकड़कर घसीटते हुए हवेली के बाहर ले जाने लगता है और अपनी बंदूक उठा लेता है। वह नौकर घबरा जाता है और मंगला देवी की ओर देखने लगता है, लेकिन मंगला देवी अपना मुंह फेर लेती है। मंगला देवी की ऐसी हरकत देखकर वो बेहद घबरा जाता है और वीर सिंह से सारा सच कहता है कि मंगला देवी जी ने ही मुझे उस बच्ची को दफनाने के लिए कहा था। मैंने तो मना किया था, पर माँ जी ने मुझे मजबूर किया था, मुझे इस काम करने के लिए पैसे दिए थे। उस नौकर के कहने पर वीर सिंह और शगुन दोनों ही हवेली के पीछे जाते हैं, जहाँ उस नौकर ने उस बच्ची को जिंदा दफनाया था। वे लोग उसकी बताई हुई जगह पर ही खुदाई कराते हैं, जिसमें वह छोटी सी बच्ची लाल कपड़े में लिपटी हुई पड़ी थी। उस बच्ची को गड्ढे के अंदर देखकर सब हैरान हो जाते हैं और वीर सिंह फौरन उस बच्ची को उठाता है। वो जरा भी देरी न करते हुए बच्ची को शगुन की गोद में दे देता है। शगुन उस बच्ची के मुंह से वह कपड़ा हटाती है और उसके ऊपर लगी मिट्टी को झाड़ती है, लेकिन शगुन हैरान थी क्योंकि वो बच्ची सांस नहीं ले रही थी। वह बिल्कुल शांत हो गई थी, उसके चेहरे पर कोई रौनक ही नहीं थी। शगुन बेहद घबरा जाती है। वह रोती हुई उस बच्ची को अपने सीने से लगाती और जोर जोर से थपथपाने लगती है। साथ ही वे भगवान से लगातार प्रार्थना करने लगती है कि वे इस बच्ची को सलामत रखे। उस बच्ची ने कुछ नहीं किया, किसी और की सजा इस बच्ची को ना दे। शगुन के बार बार थपथपाने से बच्ची एकदम से रोने लगती है। उसकी रोती हुई आवाज सुनकर शगुन की जान में जान आ जाती है। वहीं शगुन और वीर सिंह उन्हें इस बात का एहसास होता है कि बच्ची ठीक है और वह जिंदा है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ वीर सिंह को अपनी माँ मंगला देवी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से में उस नौकर को घसीटता हुआ ले जाता है और मंगला देवी के पैरों पर फेंक देता है और अपनी माँ से कहता है, इसी के हाथों वह सारे काम कराए थे ना आपने, इसी के हाथों से दफनाया था ना मेरी बच्ची को।
खबरदार, जो आइंदा से आपने मेरी बच्ची के साथ ऐसा कुछ भी किया तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी माँ हो। मैंने अपनी पत्नी और अपने प्यार को खो दिया, लेकिन मैं अपने प्यार की निशानी नहीं खोने दूंगा। आइंदा से आपने ऐसा कुछ भी किया तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। शगुन उस बच्ची को मंगला देवी के पास लेकर जाती है और उनसे कहती है, इस छोटी सी बच्ची ने आपका क्या बिगाड़ा था? आपने इस बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया? आपको कोई शिकायत ही थी तो मुझसे आकर कहती, मैं चुपचाप आपकी हर सजा मंजूर कर लेती। पर आप नहीं समझ सकती इस बच्ची की मेरे दिल में क्या कीमत है। यह बच्ची मेरे लिए बहुत कुछ है, मेरे लिए ये बहुत मायने रखती है। मुझ पर कृपा करें, ऐसी हरकत दोबारा मेरी बच्ची के साथ ना करें, इसे बख्श दें। शगुन इतना बोलकर रोती हुई बच्ची को अपने कमरे में ले जाती है। वहीं वीर सिंह अपनी माँ को धमकी देता है और कहता है, ऐसे दोबारा नहीं सुनना चाहता हूँ, और बोलकर उस नौकर को हवेली से बाहर निकाल देता है। वहीं दूसरी तरफ शगुन अपने कमरे में उस बच्ची को लेकर बैठी हुई थी। वह लगातार रो रही थी और एक बात सोच रही थी कि आखिर माँ जी इतनी बुरी भी कैसे हो सकती हैं। शगुन वीर सिंह से कहती है, आज जो हुआ उसके बाद मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, ये सोच कर कि क्या वह बच्ची सुरक्षित है। यहाँ पर अगर उसकी जान को खतरा हुआ तो। वीर सिंह शगुन को समझाता है और कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने समझा दिया माँ को, वो अब कुछ नहीं करेंगी, तुम परेशान मत हो। वीर सिंह की बातों पर शगुन भी तसल्ली रख लेती है और वहीं कुछ सालों बाद कुसुम की बेटी बड़ी हो जाती है। उसका नाम मीरा था और अब वह 12 साल की हो गई थी। मीरा भी अपनी माँ की तरह प्यारी और सुंदर बच्ची थी। वो अपनी माँ की तरह ही दिखती थी, उसके चेहरे से ही पता लग जाता था वह जैसे वह उसकी ही परछाई बनकर आई हो। लेकिन मीरा के लिए उसकी माँ शगुन थी, क्योंकि वो बचपन से आज तक शगुन को ही अपनी माँ कहती आई थी। वो अपनी माँ के रूप में शगुन को ही जानती थी और शगुन भी मीरा को बेइंतहा प्यार करती थी। उसने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई थी मीरा के लिए। एक दिन मीरा बहुत खुश थी। सुबह का वक्त था। मीरा अपने विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रही थी और अचानक से उसे कुछ याद आता है। वह भागती हुई अपने कमरे से सीधा रसोई में जाती है और शगुन से कहती है, माँ मेरा खाना लगा दो ना, मैं पढ़ने जा रही हूँ। शगुन खाने का डब्बा लेकर मीरा के पास जाती है और मीरा से कहती है, लो इसे अपने बस्ते में रख लेना और खूब मन लगाकर पढ़ना, फिर मुझे बताना आज विद्यालय में तुमने क्या पढ़ा। और एक प्यारी सी मुस्कान देकर मीरा अपने विद्यालय के लिए हवेली से निकल जाती है। मीरा अपने विद्यालय के रास्ते में ही होती है कि अचानक उसे उसकी सहेली रोली दिखाई देती है। रोली मीरा की बहुत ही अच्छी सहेली थी। आज रोली बहुत ही उदास लग रही थी। मीरा ने पूछा कि क्या हुआ रोली? रोली ने बोला, बात यह है मेरे घर वाले मेरा ब्याह करवा रहे हैं। मीरा बोली, मतलब तेरी शादी होगी? ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब तुझे नई नई कपड़े मिलेंगे और नई नई चीज खाने को मिलेगी। एक बात बोलूं, तू मुझे भी देगी ना खाने को जो तेरा दूल्हा लेकर आएगा? रोली उदास होकर बोलती है, मीरा मैं खुश नहीं हूँ। हाँ नए कपड़े मिलेंगे, नई चीजें खाने को मिलेंगी, पर ना जाने क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मैं क्या करूँ? पता है मेरे पड़ोस में एक लड़की की नई शादी हुई थी और उसे उसके घर वाले और उसका पति बहुत मारते पीटते थे और रोते रोते एक दिन उसने खुद को जिंदा जला दिया। ये बात सुनकर मीरा बहुत डर जाती है और वो रोली से कहती है, चल हम टीचर जी से पूछेंगे। वो कहते हैं ना, जो सवाल ना आए वो हमसे पूछा करो, और फिर वो झट से जवाब भी दे दिया करते हैं। चल जल्दी विद्यालय चलते हैं। मीरा की इस बात से रोली को तसल्ली मिलती है और वो एक मुस्कान के साथ मीरा के साथ विद्यालय जाने लगती है। विद्यालय में पहुंचने के बाद दोनों अपने टीचर के पास जाती हैं और बोलती हैं कि हमें आपसे एक सवाल करना है। आप कहते थे ना कि कोई भी परेशानी हो तो मुझसे आकर बोलना। टीचर बोलता है, हाँ बोलो क्या बात है, क्यों परेशान हो तुम दोनों? रोली बताती है कि मेरी शादी होने जा रही है और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये सही है या नहीं, क्योंकि मेरे पड़ोस में जो दीदी थी उनके घर वाले उन्हें बहुत परेशान करते हैं और मारते पीटते हैं। तभी टीचर उन दोनों को समझाता है कि बाल विवाह कभी भी किसी का भी नहीं होना चाहिए।
तुमने अच्छा किया जो मुझे बता दिया। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। तभी मीरा बोलती है, अच्छा, बाल विवाह अच्छा नहीं होता है, पर मेरी दादी तो कहती है कि बाल विवाह से अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं, खूब सारे खिलौने मिलते हैं, नई नई जगह घूमने को मिलता है और बहुत मज़ा आता है, और खाने पीने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। टीचर मीरा को समझाते हैं और बहुत ही प्यार से जवाब देते हैं, बेटा, तुम्हारी सबसे कीमती चीज़ मैं तुमसे छीन लूँ और तुम्हें एक चॉकलेट ला कर दूँ तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? मीरा काफ़ी देर सोचती है और कहती है, मेरी सबसे कीमती चीज़ वो गुड़िया जो मेरी माँ ने दी है। टीचर बोलता है, हाँ, तुम्हारी गुड़िया मैं तुमसे छीन लूँ और तुम्हें एक छोटी सी चॉकलेट लाकर दे दूँ तो क्या तुम उसमें खुश हो जाओगी? मीरा नाराज हो जाती है और कहती है, नहीं, कभी नहीं। वह गुड़िया मेरी माँ ने मेरे लिए खरीद के रखी थी। वो अब इस दुनिया में नहीं है, पर मेरे लिए वो मेरी गुड़िया के रूप में मेरे पास है। मैं वह किसी को नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, बदले में कोई मुझे कुछ भी क्यों ना दे। टीचर मीरा को समझाते हैं, मीरा, ऐसे ही हमारी कीमती चीज़ हमारे सपनों को तोड़कर उन्हें छीनकर हमें बाल विवाह के बंधन में बांध दिया जाता है और फिर हमें नए कपड़े और खिलौने का लालच दिया जाता है, लेकिन उसके बदले हमारे सपने, हमारे अपने और हमारा सब कुछ हमसे छीन लिया जाता है। हमारी पढ़ाई लिखाई को भी खत्म कर दिया जाता है। इसलिए मैं बाल विवाह के खिलाफ हूँ। क्या तुम अभी बाल विवाह करना चाहोगी? दोनों ही अपने टीचर की बात सुनकर हैरान हो जाती हैं। देखते ही देखते आखिर वह दिन भी आ जाता है जिस दिन रोली की शादी होने को थी, और रोली 3-4 दिन से स्कूल नहीं आ रही थी। विद्यालय में रोली को ना पाकर मीरा को यह एहसास होता है कि कहीं वो किसी परेशानी में तो नहीं है। मीरा विद्यालय से ही एक बच्चे से पता करती है कि रोली क्यों नहीं आ रही है। वह बच्चा मीरा को बताता है कि आज तो उसकी शादी है, इसलिए वह नहीं आ रही है। मीरा झट से जाकर अपने टीचर के पास यह सारी बात बताती है। टीचर मीरा से कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारी सहेली के साथ कुछ गलत नहीं होगा। मीरा अपने टीचर के साथ ही रोली के घर चली जाती है और साथ ही पुलिस को भी ले जाती है। मीरा अपने टीचर के साथ वहां पहुंचकर सबके सामने पुलिस से कहती है कि यहाँ मेरी सहेली रहती है जिसका नाम रोली है। उसके घर वाले उसका बाल विवाह करवा रहे हैं। उसे शादी करने का बिल्कुल मन नहीं है। इन लोगों ने उसे लालच देने की भी कोशिश की कि शादी में उसे नए कपड़े मिलेंगे, नए खिलौने और अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिलेंगी, लेकिन मेरी सहेली रोली वह शादी के लिए तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ रोली की माँ मीरा की सारी बातें सुनकर हैरान हो जाती है। वो रोली के पास जाती है और रोली से कहती है, अगर तुमने सच बोलने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी बेटी हो। माँ बाप के दबाव में आकर वो बच्ची रोली झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाती है। वो बाहर निकल कर आती है और पुलिस वालों के पूछने पर वह यह बोलती है कि वह खुद अपनी मर्जी से शादी कर रही है। उसे शादी से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पुलिस वाले बाल विवाह के खिलाफ हो जाते हैं। तभी वहां पर रोली का पिता आता है, बहुत कुछ समझाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं था। सभी लोग पुलिस वाले को समझाने में लगे हुए थे, लेकिन पुलिस वाले इस शादी के खिलाफ होते जा रहे थे। वहीं रोली का पिता भागता हुआ सीधा हवेली जाता है और मंगला देवी से जाकर कहता है, माँ जी, आपकी मीरा देखो क्या कर रही है। आज मीरा ने तो मेरी बेटी की शादी तुड़वाने की कसम खा ली है। वह मेरी बेटी की शादी होने नहीं देगी। उस आदमी की बात सुनकर मंगला देवी फौरन उसके साथ उसी मंडप के पास पहुंचती है जहां पर रोली की शादी होनी थी। वह पुलिस वालों को समझाती है और कुछ पैसे भी देती है, जिसे लेने के बाद पुलिस बिल्कुल शांत हो जाती है और वापस लौट जाती है। पुलिस के जाने के बावजूद भी वह टीचर लगातार सबको समझाने में लगा हुआ था कि बाल विवाह सही नहीं है, बाल विवाह गलत है, यह बचपन को छीन लेता है। क्यों आप अपनी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं? उन्हें भी जीने का हक है, उन्हें भी स्वतंत्र रहने का हक है। उन्हें जीने दें, उन्हें ऐसी जंजीरों में बांध कर ना रखें। वहीं दूसरी तरफ मंगला देवी मीरा को गुस्से की नज़रों से देखती है। मीरा बेहद घबरा जाती है और वो अपने टीचर के पीछे छिपने की कोशिश करती है। मंगला देवी मीरा की इन हरकतों से और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो मीरा के बाल पकड़कर पैदल ही उसे हवेली में ले जाती हैं।
मीरा बुरी तरह रो रही होती है और मंगला देवी मीरा के बाल पकड़कर उसे जमीन पर पटक देती है। शगुन मीरा की रोती हुई आवाज सुनकर रसोई के बाहर आती है और वह बाहर आकर जो देखती है उसे देखकर हैरान हो जाती है। मंगला देवी मीरा को बार बार मार पीट रही थी। मीरा बेचारी लगातार रो रही थी। वह माफी मांग रही थी, लेकिन उसकी दादी माँ उसे माफ करने को तैयार ही नहीं थी। शगुन भागती हुई मीरा के पास आती है और वह अपनी बच्ची को अपने सीने से लगा लेती है, लेकिन मंगला देवी लगातार मीरा को मारने की कोशिश कर रही थी। शगुन के बचाने पर वह 2-4 हाथ शगुन को भी मार देती है और शगुन से कहती है, अपनी लड़की को संभाल कर रखो, जितना तमाशा करना है हवेली के अंदर ही करो, बाहर करने की आवश्यकता नहीं है। इसे तो सजा जरूर मिलेगी और इसे कोई नहीं बचा सकता। शगुन मंगला देवी से कहती है, क्या गलती है इसकी, माफ कर दो इसे, अब आगे से कोई गलती नहीं करेगी। मीरा रोती हुई अपनी माँ से चिपक जाती है। वहीं शगुन मीरा को अपने कमरे में लेकर आती है, उसे प्यार से समझाती है। मीरा बुरी तरह रो रही थी। उसके दोनों गालों पर माजी की उंगलियों के निशान छपे हुए थे। उसे बेहद दर्द हो रहा था। दूसरी तरफ मंगला देवी वह बेहद गुस्से में बैठी थी और दूसरी तरफ शगुन मीरा को समझा रही थी। वो मीरा से पूछती है कि आखिर ऐसा उसने क्या कर दिया जो माजी इतनी नाराज हो गई। मीरा सारी बात अपनी माँ शगुन को बताती है। वह बताती है कि कैसे वह अपने टीचर के साथ रोली की शादी को रोकने के लिए गई थी। वह लोग रोली का बाल विवाह करवाने वाले थे और टीचर जी कहते हैं कि बाल विवाह अच्छा नहीं होता है, वह बच्चों की खुशी छीन लेता है। इसलिए मैं अपनी सहेली को खुश देखना चाहती थी, इसलिए मैं वह बाल विवाह रोकना चाहती थी। लेकिन वहाँ दादी आ गई और उन्होंने सारा खेल खराब कर दिया। रोली ने भी झूठ बोल दिया कि वो खुद ये शादी करेगी, वह भी अपनी मर्जी से, और तभी से दादी माँ मुझे मारते हुए घर तक ले आई है। मीरा के मुंह से उसकी सहेली की बातें सुनकर शगुन को अपनी जिंदगी का बीता हुआ कल याद आने लगता है, जब वह भी बाल विवाह के लिए मजबूर करी गई थी। उसकी आंखों में भी वह पुरानी यादें सोचकर आंसू आने लगते हैं और वह दोनों माँ बेटी एक दूसरे से गले लगकर रोने लगती हैं। मीरा को रोली की चिंता थी। वहीं दूसरी तरफ मीरा की सहेली रोली नादान थी, बच्ची थी। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मजबूरन जो उसने फैसला लिया है वो फैसला उसे जीवन भर के लिए उसे कितना मजबूर और कितना लाचार कर देगा। उसने अपने माँ बाप की खुशी के लिए बहुत ही बड़ा कदम उठा लिया था। उसे होश भी नहीं था कि यह मजबूरियां उसे जिंदगी भर के दुखी कर देंगी। काश अगर उसने उस दिन हिम्मत रख ली होती तो हो सकता है कि उसकी जिंदगी बच जाती, लेकिन उसने शादी के इस रिश्ते को अपना लिया। रोली की शादी हो गई, लेकिन उसकी माँ और बाप बेहद गरीब थे और गरीबी के कारण उन्होंने रोली की विदाई भी बहुत जल्दी कर दी थी। रोली की विदाई भी कम उम्र में ही हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ मीरा रोली से थोड़ी नाराज रहा करती थी, क्योंकि रोली ने सबके सामने मीरा को झूठा साबित कर दिया था कि वह यह शादी खुद अपनी मर्जी से कर रही है। मीरा को रोली की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, क्योंकि मीरा किसी भी बात की परवाह न करते हुए सिर्फ और सिर्फ उसकी मदद के लिए आई थी। मीरा को रोली के लिए ऐसा करने पर बहुत सारी बातें अपनी दादी माँ से सुननी भी पड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ मंगला देवी, वह भी किसी तरह मीरा की शादी करवाने के विचार में थी, क्योंकि वह मीरा को ज़्यादा दिन अपनी हवेली में अपनी आंखों के सामने देखना नहीं चाहती थी। वो मीरा को जरा भी पसंद नहीं करती थी, इसलिए वह चाहती थी कि कितनी जल्दी मीरा की शादी हो और वह इस हवेली से दफा हो जाए। लेकिन मीरा भी बहुत छोटी थी, उसकी उम्र भी बहुत कम थी। लेकिन मंगला देवी को इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उस गांव में अक्सर लोगों के बाल विवाह हो जाया करते थे, इसलिए उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। मीरा अपना बचपन जी रही थी, लेकिन रोली के जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। करीब 2 साल बीत जाते हैं। मीरा अभी भी रोली को याद करके कभी कभी हंसती मुस्कुराती, कभी कभी उसके जाने की बात याद करके रो लिया करती थी। एक दिन अचानक मीरा अपने विद्यालय पढ़ने जा रही थी कि अचानक उसकी नज़र उसकी सहेली रोली पर पड़ी। लेकिन मीरा ने जो रोली के लिए सोच रखा था, रोली उस हालत से कहीं ज़्यादा अलग और बुरी हालत में रोती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि मीरा ने सोच रखा था कि शायद रोली अब बहुत चटकदार गहरे रंग के कपड़े पहनने लगी होगी।
खूब सारे जेवर पहने होंगे उसने, क्योंकि उसका ब्याह जो हो गया था। लेकिन जब रोली उसके सामने आई, वह बेरंग से कपड़ों में थी, बहुत कमजोर लग रही थी, जैसे उसने 2-3 दिन से कुछ खाया पिया ही नहीं हो। इतनी कमजोर, इतनी लाचार लग रही थी। उसके बाल भी बेहद बिखरे हुए थे। उसके जिस्म पर जगह जगह चोट के निशान थे और उसकी आंखों में आंसू। मीरा उसकी हालत देखकर अपना सारा गुस्सा भूल जाती है। वह नाराजगी भी भूल जाती है, जिस नाराजगी को मीरा पिछले 2 साल से निभा रही थी। जब से रोली उस गांव से गई थी, तब से मीरा रोली के घर के सामने से कभी नहीं गई। आज रोली को ऐसी हालत में देखकर मीरा को बहुत बुरा लगता है और वह भागती हुई रोली के पास जाती है और रोली से कहती है, रोली, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे तो अपने ससुराल में होना चाहिए था। तू अपने मायके में क्या कर रही है और ये कैसी हालत बना रखी है? रोली उदास चेहरे के साथ अपनी आंखों को पोंछते हुए मीरा से कहती है, मैं वहाँ अब कभी नहीं जाऊँगी, कभी भी नहीं जाऊँगी। वहाँ वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं हैं मीरा। वो लोग मुझे बहुत मारते पीटते हैं और उन्होंने तो मुझे घर से भी निकाल दिया था, जिसके बाद मैं अकेली बहुत मुश्किल से मैं अपने घर पहुंची। वो तो अच्छा हुआ पुलिस अंकल का जो मुझे मेरे घर तक ले आए, वरना मैं तो कहीं खो जाती। रोली की बात सुनकर मीरा को बहुत बुरा लगता है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो रोली से कहती है, अच्छा, उन लोगों ने तुझे इतना परेशान किया था? चल, हम तेरे घर चलेंगे और फिर उन लोगों को बहुत बुरा मजा चखाएंगे। रोली मीरा से कहती है, तुम मेरे ससुराल जाने की बात कर रही है? मीरा कहती है, हाँ, हम तेरे ससुराल जाएंगे और उन लोगों को मजा चखा कर आएंगे। उनकी हिम्मत कैसे हुई तुझे परेशान करने की? रोली मीरा से कहती है, तू पूरी पागल है मीरा। जब इन लोगों ने मेरी ऐसी हालत की है तो सोच, तू भी तो मेरे जैसी ही है ना। मेरी वजह से तुझे अगर उन्होंने कुछ किया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, तो तुम मेरे घर चलो, मेरे साथ माँ के पास चलते हैं। कोई रास्ता तो होगा तेरी परेशानी को दूर करने का। रोली मीरा के साथ उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। मीरा के विद्यालय से वापस आने के बाद रोली मीरा के साथ ही हवेली चली जाती है। जब मीरा रोली की हालत अपनी माँ को बताती है, तब उनको रोली के लिए बहुत बुरा लगता है और वो रोली को प्यार से समझाती है, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। वह रोली और मीरा के लिए कुछ खाने के लिए लेने के लिए रसोई में जाती है। वहीं दूसरी तरफ मीरा रोली से कहती है, रोली, तू ऐसे सादा सादा क्यों रहने लगी है? तू तो कितनी सुंदर लगती थी ना, आजकल तू अच्छे कपड़े भी नहीं पहनती है। क्या हो गया है तुझे? रोली मीरा से कहती है, तुझे पता है ना, मेरा पति मर चुका है। उसे पिछले साल ही बहुत तेज बुखार आया था और उसका इलाज भी चला, लेकिन वह बच नहीं पाया। मैं विधवा हो गई हूँ ना, इसलिए मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ और वो लोग तो मुझे मनहूस मानते हैं, इसलिए मेरे ससुराल वाले मुझे पसंद नहीं करते। रोली की बात सुनकर मीरा रोली से कहती है, अच्छा, जब पति मर जाता है तो ऐसे कपड़े पहने जाते हैं। रोली मीरा को देखकर खामोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मीरा अपने कुछ कपड़े लेकर आती है। रोली से कहती है, रोली, तुम मेरे ये कपड़े पहन लो, बहुत सुंदर कपड़े हैं, मेरे पापा मेरे लिए लेकर आए थे, आज तुम इसे पहन लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। रोली मीरा से मना करती है, लेकिन मीरा उससे कहती है, यहाँ मेरे कमरे में तुम्हें कोई नहीं देख रहा है, तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा और तुम परेशान मत हो, और ना ही यहाँ तुमसे कोई पूछेगा कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। रोली के बार बार मना करने के बाद भी मीरा नहीं मानती है, उसे ज़बरदस्ती करने लगती है और कहती है, तुम मेरे खातिर पहन लो ना, तुम बहुत अच्छी लगोगी। रोली वह कपड़े पहनने के लिए राजी हो जाती है और वो लाल रंग के लहंगा और चोली पहन लेती है। लाल रंग के कपड़ों में रोली बेहद सुंदर लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ मीरा वो और भी सामान लेकर रोली के पास आती है। वह अपनी रंग बिरंगी चूड़ियाँ उसके हाथों में पहनाने लगती है और उसके बालों को सजाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ शगुन दोनों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती है और रोली को देखकर हैरान हो जाती है कि रोली ने कैसे कपड़े पहने, अगर किसी ने देख लिया तो कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए। यह सोचकर शगुन रोली से कहती है कि बेटा, तुमने ये कैसे कपड़े पहने हैं। तब तक मीरा बोलती है, माँ, तुमको भी रोली के कपड़े अच्छे नहीं लग रहे थे ना, इतने सादा सादा बेरंग लग रहे थे, इसलिए मैंने इसे सुंदर कपड़े दे दिए। अब यह बिल्कुल मेरी पुरानी सहेली लग रही है ना, पहले वाली रोली। दोनों बच्चों के चेहरों पर मुस्कान देखकर शगुन से रहा ही नहीं जाता है।
वो सिर्फ इतना कह देती है, हाँ बेटा तुम दोनों बहुत सुंदर लग रहे हो, चलो अब कुछ खा लो। वहीं दूसरी तरफ मंगला देवी कुछ रिश्तेदारों को घर में लेकर आई थी। वह रिश्तेदार कोई और नहीं बल्कि मीरा के लिए रिश्ता लेकर आए थे। वहीं दूसरी ओर रोली और मीरा शगुन के द्वारा लाए हुए नाश्ते को खाकर सीधा नीचे अपने कमरे से बाहर निकल आते हैं। दोनों ही एक साथ खेल रहे थे और खेलते खेलते दोनों बाहर निकल आते हैं और खेलते खेलते वे दोनों रिश्तेदारों के सामने आ जाते हैं। तो गाइस, अब क्या होगा उस रोली का, और क्या उस मीरा की दादी मंगला देवी उस मीरा की शादी के लिए रिश्ता तय कर देंगी? जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखें। धन्यवाद।